हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं, हमारा 11वीं क्लास है आज, ठीक है। और यूजीसी नेट का हिंदी सब्जेक्ट का हमारा पेपर है ये, ठीक है। और जून 2010 का पेपर है भाई, ठीक है। ये 11वीं क्लास है आज अपनी, ठीक है भाई। सॉरी मैं आपको हर रोज़ क्लास प्रोवाइड नहीं करवा सकी, क्योंकि मेरे भी दांत में जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द था, बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाई, ठीक है। अब आपको क्लास हर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर ज़रूर मिल जाएगी भाई, क्योंकि आप सभी को पता है एस्टेट का पेपर भी अप्रैल में होने जा रहा है, तो मुझे उनकी तैयारी भी करवानी है, उनकी क्लासें भी करवानी है, तो इसलिए मैं उनकी क्लासें भी करवाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का हमारा जून 2010 का, ठीक है। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। जो अष्टचाप था भाई, उसके कवियों में जो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। नंददास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे, कुंभनदास थे। तो कुंभनदास क्या थे, प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे भाई, ठीक है। आप सभी को पता है जो अष्टचाप है उसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, और किसने की थी, वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास जी ने की थी, ठीक है। और जो कुंभन दास है, ठीक है, वो उम्र में जितने भी अष्टचाप के कवि थे उनमें सबसे बड़े थे भाई, ठीक है। और भाई जो हमारे भाई कुंभन दास है, कुंभन दास हो गए, सूरदास है और कृष्ण दास है, ये सभी तो है भाई वल्लभाचार्य के शिष्य, ठीक है। और जो नंददास है वो है विठल नाथ का शिष्य भाई, ठीक है। चार शिष्य थे इनके, चार शिष्य वल्लभाचार्य के, चार विठल नाथ के भाई, ठीक है। तो इनमें से कृष्णदास, कुंभनदास और सूरदास ये तो है वल्लभाचार्य के, और नंददास किसका है, विठल दास का शिष्य भाई। दूसरा क्वेश्चन है अपना, जायसीकृत पद्मावत है, जो पद्मावत है जो जायसी जी ने लिखा है वो क्या है, ठीक है। वो क्या है, पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य। तो भाई जायसीकृत पद्मावत क्या है, रूपक काव्य है भाई। आप सभी को पता है भाई रूपक काव्य किसको कहते हैं, जो काव्य प्रतीकों में लिखा जाए, और आप सभी को पता है पद्मावत क्या है, प्रतीकों में लिखा गया है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूपक काव्य कहते हैं, ठीक है। और तो और जो पद्मावत है उसके पात्रों को प्रतीक बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद भाई धर्म काव्य है। धर्म काव्य क्या होता है, जिसमें धर्म संबंधी काव्य लिखे जाते हैं, धर्म संबंधी काव्य लिखे जाते हैं, उनको धर्म काव्य कहते हैं भाई। और पुराण काव्य किसको कहते हैं, ठीक है। इसके भी दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो पुराणों को आधार बनाकर लिखे गए ग्रंथ, ठीक है, और दूसरा पुराणों का अर्थ इतिहास के रूप में भी लिखा जाता है। और चंपू काव्य ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पेपर पे पूछा जाता है भाई चंपू काव्य क्या होता है। तो चंपू काव्य क्या होता है, जो गद्य पद्य दोनों भाई, जिसमें गद्य पद्य दोनों हो, यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है, उसको चंपू काव्य कहते हैं। यानी इसमें गद्य भी लिखा गया है और प्लस में इसमें पद्य भी लिखा गया है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, हम चंपू काव्य कहेंगे। पंक्ति दे रखी है भाई आगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या भाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है, सूरदास की, नंददास की, मीराबाई की या कृष्णदास की है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये पंक्ति है भाई मीराबाई की। किसकी है ये, मीराबाई की पंक्ति है, ठीक है। और आप सभी को पता है मीराबाई की भाई रचनाएं, मैं आपको जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ तो प्लीज़ आप उनको कहीं पे लिख लिया करो। आपके पेपर टाइमिंग जब आप शॉर्ट नोट से तैयार करोगे तो आपको जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो नरसिंह जी का मायरा क्या है, मीराबाई की रचना है, और राग सोरठा है इनकी, गीत गोविंद टीका है इनकी है वे, ठीक है। और जो हमारे नंददास है, सॉरी पहले सूरदास, ठीक है, सूरदास जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है, सूरसागर लिखा है। आप सभी को पता है सूरदास ने सूरसागर लिखा है, ठीक है। और सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग की एक प्रसिद्ध पंक्ति में आपको बताती हूँ, ठीक है। वो है निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है। फिर है हमारे नंददास, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, भंवर गीत,
ठीक है। भंवर गीत भ्रमर गीत परंपरा का एक ग्रंथ है। ठीक है, भ्रमर गीत परंपरा का क्या है, एक ग्रंथ है भाई। और इसके बाद है कृष्णदास, तो इन्होंने क्या लिखा है भाई, इनका कोई भी ग्रंथ क्या हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, एक पंक्ति है भाई। अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवक एक बार। किसकी पंक्तियां हैं? तो भाई ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, तो ये है बिहारी की, रसलीन की, केशवदास की या घनानंद की। तो ये रसलीन की पंक्ति है भाई। ठीक है, मैंने आपको संपूर्ण रीति क्लास की एक क्लास प्रोवाइड करवा दी है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखना। मैंने उसमें सभी कवि जितने भी रीति काल के हैं उनकी सभी पंक्तियाँ उसमें बताई गई है। आप अगर उनको उस क्लास को देखते हैं तो आपकी काफ़ी सारी पंक्तियाँ वहीं से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो रसलीन की है भाई। और रसलीन का नाम काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है भाई, रसलीन का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान से देखना या लिख लेना कहीं पर, सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी रसलीन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है भाई। ठीक है, और ये रीतिबद्ध कवि है। क्या भाई? रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना है जिसमें से ये लिया गया है वो है अंग दर्पण, अंग दर्पण। ठीक है, इसके बाद भाई हमारे आते हैं घनानंद। घनानंद आप सभी को पता है ये रीति मुक्त कवि है, और जो हमारे बिहारी जी है वो रीति सिद्ध कवि है। और केशव दास को कौन सा कवि कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है? तो अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। क्या भाई? अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 5वां, बर्वे रामायण किसकी रचना है? जो बर्वे रामायण है वो किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, नंददास की, केशवदास की? तो तुलसीदास की ये क्या है, रचना है। कौन सी? बर्वे रामायण। और भाई एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, प्लीज़ आप उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो तुलसीदास की जो बर्वे रामायण है इसको पंच रत्न कहा जाता है। ठीक है, पंच रत्न कहा जाता है। तुलसीदास की 5 रचनाएं ऐसी है जिनको पंच रत्न कहा जाता है, और ये इनकी क्या है, लघु कृतियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी रचना को पंच रत्न कहा जाता है तो आप अच्छी तरह से देख लेना। एक तो बर्वे रामायण हो गई। ठीक है, एक वैराग्य संदीपनी। कौन सी? वैराग्य संदीपनी। ठीक है, एक है भाई रामलला नेचू, जानकी मंगल। 4 होगी ना यहाँ पे, जानकी मंगल। और एक हो गई भाई पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। ये 5 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। इनको भाई ये 5 लघु कृतियां है तुलसीदास की, भाई लघु छोटी कृतियां है, और इनको पंचरत्न कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? पंचरत्न कहा जाता है। तो प्लीज़ आप ये जो नोट्स में इनको लिख लेना। ठीक है, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस उत्तर में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? पहले तो आप ये बताएं, जो भरत मुनि जी थे उन्होंने जो रस उत्तर दिया था वो कौन सा था, उसके बाद ही हम बता सकते हैं इसमें से हमारा कौन सा नहीं है। तो क्या नाम था उसका? तो मैं लिख रही हूँ, आप भी लिख लेना। विभाव विभावा विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारिणी, व्यभिचार संयोगदास निष्पत्ति। ठीक है, ये है इनका रस उत्तर। ठीक है, ये भरत मुनि जी ने दिया था भाई। तो इसके अंदर देखो विभाव अनुभाव हो गए, व्यभिचार भी हो गया, लेकिन सताई भाव नहीं है। विभाव अनुभाव व्यभिचार है। कौन कौन से हैं? अब देखो, विभाव भी है, अनुभाव भी है, व्यभिचारी भाव भी है, लेकिन सताई भाव क्या है? इसमें नहीं है। भरत मुनि के रस उत्तर में इसमें नहीं पूछ रखा था, तो पहला ऑप्शन अपना ठीक होगा, सताई भाव नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, साधारणीकरण संकल्पना
के उद्गाता कौन है? जो साधारणीकरण है उसकी संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो कुंतक है, वामन है, अभिनवगुप्त है या भट्टनायक है? तो भाई कौन है? भट्टनायक जी हैं। ठीक है। और भट्टनायक और अभिनवगुप्त जी ये दोनों क्या है? ये रस उत्तर के, जो भरत मुनि जी ने रस उत्तर दिया था उसके व्याख्याकार है। कौन है भाई? व्याख्याकार है। ठीक है। कौन कौन? भट्टनायक और अभिनवगुप्त। फिर कुंतक, कुंतक कौन है? ये वक्रोक्ति संप्रदाय के ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है भाई। कौन? कुंतक। और वामन रीति संप्रदाय के हैं। ठीक है। और ये क्लास ये मत सोचो बस यूजीसी नेट के लिए ही महत्वपूर्ण है, जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, शब्दों की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? यानी भाई दो अर्थ योजना से कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष या उत्प्रेक्षा? तो श्लेष अलंकार होता है। आप सभी को पता है श्लेष अलंकार में क्या होता है भाई, एक तो शब्द होता है और उसके एक से अधिक क्या है, उसके अर्थ उसके उसमें जुड़े होते हैं। ठीक है। एक शब्द होता है और एक से अधिक क्या होते हैं, उसके अर्थ इसमें जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? ठीक है। नीचे भाषा दे रखी है, द्रविड़ परिवार की भाषा इसमें पूछी है। उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। तो उड़िया, बंगला, असमिया ये हमारी है भारोपीय परिवार की भाषा। कौन सी? भारोपीय परिवार की भाषा है उड़िया, बंगला, असमिया। और जो कन्नड़ है ये हमारी है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा भाई। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है हमारा किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ठीक है भाई, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बेसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या मगध? तो बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। आप सभी को पता है जो बनारस है उसको पहले के काल में जो पहला समय था, पुराना समय था, उस समय क्या कहा जाता था? काशी कहा जाता था। अब वर्तमान में बनारस कहा जाता है। ठीक है। और इसकी बोली को काशिका कहा गया है भाई। और जो बेसवाड़ा है, आरा, भोजपुर है, मगध है। ठीक है। इसमें कौन सी बोलियाँ बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है और मगधी बोली जाती है भाई। ठीक है। आगे है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है उसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट या राधा चरण गोस्वामी? तो बाल कृष्ण भट्ट क्या है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है भाई। ठीक है। और जो ये हिंदी प्रदीप पत्रिका थी वो क्या थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है। क्या थी भाई? मासिक पत्रिका थी। और 1877 ईस्वी में क्या थी? प्रयाग से निकलती थी। कहाँ से? प्रयाग से निकलती थी भाई। कौन सी? हिंदी प्रदीप भाई। ठीक है। और भारतेंदु जी की भी एक पत्रिका है, क्या नाम है उसका? मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा है। ठीक है भाई। और बाला बोधनी भी थी इनकी मासिक की पत्रिका। और जो लाला श्रीनिवास दास हैं इनकी भी थी भाई मासिक पत्रिका एक, कौन सी थी? इसकी सदादर्श पत्रिका थी, मासिक थी। ठीक है। और ये काशी से निकलती थी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राधा चरण गोस्वामी थी, इनकी कौन सी थी? इनकी थी भारतेंदु पत्रिका। कौन सी? भारतेंदु पत्रिका थी। और ये भाई 1884 में वृंदावन से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से निकलती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? क्या भाई? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? ये निराला, रघुवीर शाह, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की ये पंक्तियां हैं भाई। ठीक है। और कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है भाई? ये नहीं, ये नहीं भाई। और इनकी भाई मैं और कुछ बता रही हूँ इसके बारे में। ठीक है। ये तो है मुक्तिबोध की। और मुक्तिबोध की एक सबसे प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में भाई। ठीक है। और जो ये पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? चांद का मुंह
टेढ़ा से, ठीक है। और जो भाई हमारे निराला जी है, इनकी भी क्या है प्रथम कविता जो सबसे फेमस है, जो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, अपनी पत्रिका सरस्वती में छापने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? अश्लील कहकर, ठीक है। कौन सी है फिर इनकी? वो जूही की कली, जूही की कली भाई। और कहाँ, कौन सी पत्रिका में छपी थी ये छपी थी अनामिका में। अनामिका, सॉरी, अनामिका तो कविता संग्रह था, ठीक है। और इसी में ये छपी थी भी, अनामिका संग्रह में छपी थी। इसके बाद और कौन से रह गए मेरे? रघुवीर सहाय जी रह गई है। इनकी भी कविता है, प्रथम कविता बता रही हूँ, सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप, ठीक है भाई। नागार्जुन जी की युगधारा, ये भी इनकी प्रथम है, ठीक है। आगे है आवारा मसीहा किसकी रचना है? जो आवारा मसीहा है वो किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा भाई किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। विद्यानिवास मिश्र जी की नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, नरेंद्र शर्मा की नहीं है। किसकी है भाई? विष्णु प्रभाकर की ये रचना है। और किसके जीवन पर है? ये एक क्या है? जीवनी है। और किसके जीवन पर आधारित है? ये भाई जो हमारे प्रसिद्ध बांग्ला कवि हुए हैं, ठीक है, प्रसिद्ध बांग्ला कवि, कौन साहित्यकार बताओ, कौन से कवि थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उसके जीवन पर ये आधारित है आवारा मसीहा भाई, ठीक है। इसके बाद हमारे हैं विद्यानिवास मिश्र जी, ठीक है। इनका सबसे प्रथम निबंध कौन सा है? चितवन की छाया, काफी बार पेपर में पूछा गया है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ तो आप उन्हें नोट्स में लिख लेना भाई, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी है, इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि का आधार इनकी रचना कौन सी है? मधुशाला, ठीक है। और भाई इसके साथ साथ मैं आपको एक क्लास और प्रोवाइड करवा रही हूँ, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास। वो मैं अपने नोट्स के जरिए आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो मैंने शॉर्ट्स नोट बना रखे हैं, ठीक है। उस जो वो शॉर्ट्स नोट्स बना रखी है उसकी एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर से जरूर देखना भाई। अब इसके बाद है नरेंद्र शर्मा, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है प्रभात फेरी, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है भाई। अब आ गया भाई 24 नहीं भाई 24वां कहाँ से आ गया? आपसे पहले 13वां था, 14वां क्वेश्चन आएगा अभी। इधर 14वां क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है, ठीक है भाई। देखो भाई, पशु पक्षियों पर महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है? रेखा चित्र लिखा है, ठीक है। और जो नीचे दे रखे उसमें से कौन सा? पथ के साथी भी महादेवी वर्मा का, स्मृति की रेखा भी महादेवी वर्मा की है, मेरा परिवार भी महादेवी वर्मा का, और अतीत के चलचित्र भी महादेवी वर्मा की है। तो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी का रेखा चित्र है मेरा परिवार भाई, ठीक है। मेरा परिवार है, ये 1972 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा भाई जो हमारे पास है पथ के साथी, इसमें भाई जो भी महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकार थे, जो इनके साथ में भाई जो कहानियाँ रचते थे, लेखक थे, कवि थे, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। इसमें पंथ के बारे में लिखा है, पथ के साथी में निराला के बारे में लिखा है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा है, और सियाराम शरण गुप्त के बारे में लिखा है, यानी संस्मरण है ये, ठीक है। इसके बाद है स्मृति की रेखाएं। इसमें भाई काफ़ी सारी ऐसी है जो भाई लेखिका के पास रही हुई है, या लेखिका के आसपास की जितनी भी यादें थी वो इन्होंने इसमें लिखी है। तो इनमें एक तो आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी भक्तिन, ठीक है। भक्तिन संस्मरण है, ये भी क्या है? स्मृति की रेखाओं में है, ठीक है। और लेखिका ने इसका क्या है, जो भक्तिन है उसको हनुमान की स्पर्धा करने वाली बताया है भाई, ठीक है।
और अतीत के चलचित्र में क्या है, एक रह गया ना अतीत के चलचित्र, इसमें क्या है, स्त्रियों की दशा को दर्शाया गया है अतीत के चलचित्र में। ठीक है, अगला है 15वां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनकी आलोचनात्मक कृति कौन सी है। रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण है, काव्य मीमांसा है, रस मीमांसा है या वाग्मय विमर्श है। तो रस मीमांसा शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृति है भाई। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण किसका है, ये है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है भाई। ठीक है, और भाई काव्य मीमांसा किसकी है, ये राजशेखर का है। आलोचनात्मक कृतियां हैं भाई राजशेखर की है। और वांग में विमर्श है, वाड में विमर्श है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है भैया। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी शैली के उपन्यासकार कौन है। जो मनोविश्लेषणात्मक शैली में अपने उपन्यास लिखते थे वो कौन है भाई। प्रेमचंद्र है, रागे राघव है, इलाचंद्र जोशी है या वृंदावन लाल वर्मा है। तो इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणात्मक शैली में उपन्यास रचने वाले हैं। फिर प्रेमचंद्र जी के उपन्यास ये थे आदर्शनोमुखी और यथार्थवादी उपन्यास ये हमेशा लिखते थे। इसके बाद है भाई रागे राघव, ये भी क्या लिखते थे, ये लिखते थे यथार्थवादी, क्या था, यथार्थवादी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है। जो न्यूनिया है वो किस उपन्यास का पात्र है भाई। अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, वाणभट्ट की आत्मकथा। तो भाई सबसे पहले जितने भी उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं ये। ठीक है, और न्यूनिया किस उपन्यास की पात्रा है, तो ये है वाणभट्ट की आत्मकथा की है। ठीक है, अगला है 18वां क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो किससे हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से भी हुई है। अगला क्वेश्चन 19वां, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। जो ठेले पर हिमालय है वो किस विधा की रचना है, तो वो उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या निबंध। तो निबंध है। और किसका है ये ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी का है। किसका भाई, धर्मवीर भारती का है। 20वां क्वेश्चन है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। कौन सा भाई, वंदे वाणी विनायको। ठीक है, निबंध संकलन के रचयिता कौन है, विद्यानिवास मिश्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी है या गुलाब राय है, प्रताप नारायण मिश्र है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी है वंदे वाणी विनायको निबंध के रचनाकार भी। ठीक है, और विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध है, चितवन की छा। कौन सा भाई, चितवन की छा। और हमारे नेट में भी लगा हुआ है इनका निबंध, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध है इनका। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी का। और भाई जो बाबी गुलाब राय है उनका है वो ठलुआ कलब है, ठलुआ कलब, मेरी असफलताएं। ठीक है, और भाई जो प्रताप नारायण मिश्र जी है इनका है पेट, दांत, नाक, इनके ये सभी क्या है, निबंध भाई। अनुक्रम वाले आ गए हैं भाई हमारे क्वेश्चन, जरा इनको आप ध्यान से देखना। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। हमें प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना। जो नीचे दे रखे ये सभी प्रेमचंद्र जी के ही उपन्यास है। ठीक है, सेवा सदन का है 1918, कर्म भूमि का प्रकाशन वर्ष है 1932, रंगभूमि 1925 और गोदान
1936। ठीक है। 1918 पहले आएगा सेवा सदन। सेवा सदन तो भाई एक में ही है। उसके बाद आएगा रंगभूमि, फिर आएगा कर्मभूमि, नहीं फिर आएगा, हाँ जी कर्मभूमि, फिर आएगा हमारा गोदान। तो ऐसे क्रम आएगी। इसमें क्या है, गल दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया 1918 में सेवा सदन है, कर्मभूमि 1932 में, रंगभूमि 1925 में और गोदान 1936 में भाई। अगला क्वेश्चन है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। कहानी दे रखी है और उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो उसने कहा था, किसकी कहानी है ये, उसने कहा था, काफी फेमस कहानी है भाई ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और 1915 की ये कहानी है। मैंने जो कहानी की सीरीज आपके लिए चला रखी है यूजीसी नेट और प्रोफेसर वालों के लिए, वो मैंने इसमें कहानी करवा दी है भाई। और रानी केतकी की कहानी किसकी है, ये है इंशाअल्लाह खां की। किसके, इंशाअल्लाह खां की है और 1803 में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो त्रिच है वो किसकी है, उदय प्रकाश की है, 1989 नवासी। और शरणागत है जयशंकर प्रसाद की 1912 भी। ठीक है। तो सबसे पहले रानी केतकी की कहानी आएगी 1803 में, तो एक ही ऑप्शन में है बी में। उसके बाद 1915 नहीं भाई, 1915 नहीं आएगी। उसके बाद आएगी शरणागत 1912 में। ठीक है। फिर आएगी 1915 उसने कहा था, फिर आएगी तिरछ। ठीक है, ऐसे आएगी भी। ठीक है, आप कर लेना, मैंने आपको क्रम बता दिए हैं इनके। अगला है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। भाई नाटक दे रखे हैं और उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो पहले देखते हैं अंधा युग। अंधा युग किसका नाटक है भाई, जो अंधा युग है वो किसका नाटक है, वो है हमारे धर्मवीर भारती का और 1954 का नाटक है, 1954 का है। और शारदिया किसका है, शारदिया है जगदीश चंद्र माथुर का, ये 1950 का है। और कोर्ट मार्शल किसका है, ये है स्वदेश दीपक का है, 1991 का है भाई। और मादा प्रैक्टिस किसका है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, 1959 का, 1959 का है। तो भाई पहला आएगा 1950 का शारदिया। ठीक है। फिर आएगा अंधा युग 1954, फिर मादा करेक्टर 1959, फिर कोर्ट मार्शल 1991 भाई। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना हमें। ठीक है भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ दिए हैं, उनका हमें अनुक्रम बताना है। ठीक है। तो कबीर है, कबीर किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है। तो कबीर का क्या है भाई, 1941 में लिखा है। हिंदी साहित्य 1952। हिंदी साहित्य की भूमिका, यहाँ पे भाई आदिकाल आना चाहिए था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। और सुर साहित्य लिखा 1930 में भाई। यहाँ पे आदिकाल आएगा भाई। ठीक है। तो पहले सुर साहित्य 1930, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, फिर कबीर 1941, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 25वां क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, रेखा चित्र दे रखे हैं भाई। ठीक है। माटी की मूर्ति, ठीक है, किसकी है ये, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की है और 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। और आगे है अमिट रेखाएं किसकी है, सत्यवती मलिक की है और इसका प्रकाशन है 1991। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है, 1941। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, क्या भाई, कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की है, 1965 की ये रचना है। यानी सबसे पीछे तो यही आएगा, कुछ शब्द यही आएगा, 1965 की है।
ठीक है, यही आएगा। तो कुछ शब्द कुछ पहले आएगा, देख लेते हैं। 1941 सबसे पहले आएगा तीर्थ के चलचित्र, ठीक, किसका है? महादेवी वर्मा का है, सी ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद 1946 माटी की मूर्तें रामविक्स बेनीपुरी की है। 1946 में अमिट रेखाएं किसकी है? सत्यवती मलिक की है। 1951 में कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की 1965 में। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लगाना। भी पत्रिकाएं दे रखी है, उसका सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं हमारी जो भाई सबसे पहले आएगी, पहले है हमारी हिंदी प्रदीप, ठीक है। ये है भाई 1877 में इसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। और एक मासिक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। ब्राह्मण पत्रिका 1883, भारतेंदु है भाई 1884, सदादर्श है 1874, सबसे पहले यही आएगी, सदादर्श सबसे पहले आएगी। फिर हिंदी प्रदीप 1877, फिर ब्राह्मण 1883, फिर भारतेंदु 1884 भी। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और जितनी भी पत्रिकाएं है ये सभी मासिक पत्रिकाएं है, ठीक है। अगला है 27वां क्वेश्चन, निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना हमें, ठीक है। निराला की रचनाएं दे रखी, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो अनामिका 1923, ठीक है। परिमल 1929, गीतिका है भाई 1936, और कुकुरमुत्ता है 1943। तो यही क्या है हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा ये, ठीक है। और ये सभी निराला की कविताएं हैं। आगे है कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम, ठीक है, वो हमें बताना। देखो भाई मैं फिर आपसे बता रही हूँ, जो हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मैं आपको क्लास से प्रोवाइड करवा रही हूँ, उनको आप प्लीज़ जाके देख लेना। मैंने कामायनी के सभी सर्गों को विस्तार से बताया हुआ उसमें, ठीक है। तो चिंता आशा इस यहाँ भी बता रही हूँ, देख लेना। चिंता आशा श्रद्धा काम, चिंता आशा श्रद्धा काम, सी ऑप्शन ठीक है। चिंता आशा श्रद्धा काम, काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा लिख लेना भाई, 4 तो यहीं पे दे रखे, 5 6, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, सौपन, संघर्ष, संघर्ष के बाद है निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और लास्ट में है आनंद, ठीक है। चिंता से शुरू होता है सर्ग और आनंद पे क्या इसकी समाप्ति होती है। 29वां क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम। भाई क्या है, लंबी कविताओं के बारे में पूछ रखा है, उनका हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो पहले है असाध्य वीणा 1961 में, किसकी है? अज्ञे जी की है। पटकथा, पटकथा किसकी है? धूमिल की है 1972 में, और ये लंबी कविताएं हैं। कन्हार ये है एकांत श्रीवास्तव की 1989। प्रलय की छाया ये है 1931 की, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। तो सबसे पहले यही आएगा, प्रलय की छाया। फिर आएगा असाध्य वीणा, तो सी ऑप्शन ठीक है। पटकथा और कन्हार, भाई सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसके बाद आ गया भाई हमारा मिलान। मिलान करते हैं हम अपने क्वेश्चनों का। आचार्य दे रखे हैं और उनके सिद्धांत दे रखे हैं, उनका हमें क्या करना है भाई? मिलान करना है, ठीक है। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। भाई तो ए का बी, और भाई बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, डी ऑप्शन नहीं है। अगला है निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके साहित्यों को निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन तो नहीं आएंगे भाई, ऊपर है आधे, तो यहीं पे देख लेती हूँ। इलियट देखना पड़ेगा भाई, यहीं पे है शायद, ये रहा, देखते हैं। इलियट का दी वेस्ट लैंड
33 कौन सा क्वेश्चन हमारा? 31वां क्वेश्चन है ना। इलियट का दी वेस्ट लैंड है ए, यानी ए का ए हो गया, ए का 5, ए का 5 तो वैसे एक ही ऑप्शन में है, बी में। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं। और वर्ड्सवर्थ का है, वर्ड्सवर्थ का है लिरिक बैलेट्स। ठीक है ना। और सी ऑप्शन, और इसका भाई सी का इधर ही आना था, सॉरी भाई सॉरी। लोगिनुस और अरस्तु का, लोगिनस का है पेरियुसिस और अरस्ती का है पेरिपोइथिकेस। ठीक है, तो हमारा इसका क्या है? बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। ठीक है, तो भाई देखो कूट नहीं आएंगे इनके। ठीक है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो भाई जो अज्ञे है, ठीक है, अज्ञे की है संवत्सर किशन पटनायक, तो इनकी है विकल्प नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह की है कब्रिस्तान में पंचायत, और अनामिका स्थितत्व का मानचित्र। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, कवियों और उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस है भाई। ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र का भी है संशयात्मा। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलेख, कुंवर नारायण आत्मजीवी। तो ए का 4 बी का 5, ए का 4 बी का 5 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। अखिलेश तद्भव के है, नमिता वर्तमान साहित्य, राजेंद्र कुमार बहुवचन, प्रभाकर सौतिया पूर्वग्रह। तो भाई अखिलेश ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 35वां क्वेश्चन है हमारा, कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है। ठीक है, सदगति प्रेमचंद्र की है कहानी, बिसाती है प्रसाद की, दो बाक है भगवती चरण वर्मा की, और पाजेब है जनेन्द्र की भाई। तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। आगे पंक्तियां दे रखी है, पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित करना हमें। हमारा 36वां क्वेश्चन रहेगा, शेष महेश गणेश दिनेश, ये है रसखान की। मन लेत पे देत छटाक नहीं, ये है घनानंद की। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ये है सूरदास की। गिरा ए नयन नैन बिनु पानी, ये है तुलसीदास की। ठीक है, और केशव दास को आप सभी को पता कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, रचना के साथ उसकी विधा को सुमेलित करना। भी एक तरफ रचना दे रखी है, उसकी विधा पूछ रखी है। शब्द और मनुष्य, ये है आलोचना। काशी काशी, ये है उपन्यास। ठीक है, काशी काशी क्या है? उपन्यास है। और देखो भाई शब्द इनमें मिलान कर लेते हैं। इला नाटक है, पैरों में पंख बांध कर, ये है यात्रा वर्णन यानी यात्रा वृत्तांत है। तो ए का 4 और बी का 3, तो बी ऑप्शन ठीक है। देखो शब्द और मनुष्य क्या है? शब्द और मनुष्य है वो है श्रीवास्तव जी का, आलोचनात्मक है भाई, ये निबंध संग्रह है। और काशी काशी है किसका? काशीनाथ सिंह का। ठीक है, उपन्यास है। और भाई पैरों में पंख बांध कर, रामवृक्ष वैनीपुरी का। 38वां है, उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई रंगभूमि में है सोफिया। ठीक है, और ये प्रेमचंद्र जी का नाटक है, उपन्यास है। झूठा सच में है तारा, यशपाल का है। त्यागपत्र मृणाल जैनेंद्र। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा है मोहन राकेश का। ठीक है, तो ए का 5 बी का 4, ए का 5 बी का 4 सी ऑप्शन में है।
39वां है भाई, पात्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो भाई पात्र दे रखे हैं और नाटक है उनके, उनको हमें सम्मिलित करना है। तो भाई देवसेना स्कंदगुप्त में है, और स्कंद ये किसका है? स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। विशु कोणार्क में है। ठीक है, और कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। गांधारी अंधा युग में है, ये धर्मवीर भारती जी का नाटक है। और सावित्री आधे अधूरे में है, ये है मोहन राकेश का नाटक है। तो ए का 3 हो गया और बी का 1। ए का 3, सॉरी इधर है, ए का 3, ए का 3, बी का 1। ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसके बाद हमारे वही स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई, 40 मिनट की क्लास हो गई है और हमारा 40वां एक क्वेश्चन है, यानी 1 मिनट का हमारा एक क्वेश्चन है। स्थापना है, सही शब्द वे ही है जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। ठीक है, बिल्कुल। अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेक्षित कर सकते हैं। नहीं नहीं, सॉरी भाई, दोनों ही सही हैं, बिल्कुल ठीक है। ये भी दोबारा से पढ़ते हैं। सही शब्द वे ही है जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करे, क्योंकि अंतराल के उस मौन द्वारा ही अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेक्षित कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहे। ए भी सही है, बी भी सही है, आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना। भरत मुनि ने अद्भुत को द्वितीय तथा आनंदज बताया है, क्योंकि ठीक है, ये क्योंकि उनकी दृष्टि अलंकारों तक की गई। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है। जो गुण है वो मुख्य रूप से रस के धर्म है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता। नहीं भी गलत है, ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 43वां है, स्थापना है, कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विषय विषव भाव में है। सही है, कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विषय विषव क्या है? भाव में है। ठीक है भैया, क्योंकि इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकता से पलायन की वृत्ति पनपी है। ये क्या है? गलत है, ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। स्थापना है, प्रेम जब वृष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि प्रेम पर आध्यात्मिक होता है। नहीं, क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। नहीं भाई, गलत है, ये ऑप्शन ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, काव्य का सत्य असाधारण होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, काव्य का सत्य क्या है? असाधारण होता है, साधारण नहीं होता, क्योंकि वह सामान्य सत्य से मिलता है। ये क्या है? गलत है, ए ऑप्शन ठीक, डी ऑप्शन ठीक है, ए सही है और आर क्या है हमारा? गलत रहेगा भाई। आगे है हमारा क्वेश्चन, 1 मिनट, देखो भाई क्या दे रखा, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों को 46 से 50 तक के उत्तरों के लिए दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा है कबीर को वाणी के डिक्टेटर? डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके और अकहनी कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसे बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। भाई ये क्या है? हमारे पास एक छोटा सा वो था, अब इसके क्वेश्चन आंसर है। देखो आ गया, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? सॉरी, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? कबीर वाणी के महापंडित थे? नहीं। कबीर वाणी के धनी थे? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। और ये किसने कहा है? मैंने अभी बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा है? भाषा का परिष्कृत रूप सामने आया? नहीं। भाषा लाचार सी नजर आती है, ये क्या है? ठीक है, क्या भाई? भाषा कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, ये रही
भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। अगला है, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। ठीक है, कि वह आशय को व्यक्त न कर सके, कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके, कि वह कबीर के काव्य अनुरूप प्रयुक्त न हो, कि वह सहज सरल और सरस न बन सके। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा कि कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है। देखो भाई, मनोग्राही बना दे कि जैसी हिम्मत कबीर की भाषा में नहीं है। अकहन कहानी को मनोग्राही बना दे ऐसी भाषा क्या है, कबीर की भाषा में नहीं है। ठीक है, फरमाइश ये रहा, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। इसमें थोड़ा सा बदल के दे रखा घुमा के। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी, अकह कहानी को मनोग्राही बना दे ऐसी ताकत उसमें थी भाई। ये आएगा, यहाँ से आएगा, इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके, ऐसी हिम्मत नहीं थी भाई, इसमें कबीर की भाषा में नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारी इस क्लास का, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। ये बिल्कुल ठीक है, कबीर ने भाई उस भाषा को उसी रूप में कहलवा लिया है। तो इसी के साथ हमारा भाई 2010 का जून का पेपर क्या है, कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलता है भाई आपको क्लास पसंद आई है या नहीं। और आप सभी का भाई कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। ठीक है भाई, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।